चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 2 में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने चार्ज की कहानी और दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, उस फोर्स का अमाउंट क्या होता है जो कि गुलाम ने बताया हुआ था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये गुलाम ने फोर्स दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के मान के लिए सूत्र दिया था। इसमें ये Q1 पहला बिंदु आवेश है, Q2 दूसरा बिंदु आवेश है और R दोनों के बीच की दूरी है। और ये 1/4πε0 ये पूरी वैल्यू इसकी होती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारा चीज हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे ये Q1 और Q2 हम ये बिंदु आवेश कहते हैं, तो थोड़ा सा बिंदु आवेश का मतलब हमको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि हम ये कहें कि ये बिंदु या फिर ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, इसका जो साइज है, साइज का मतलब आकार होता है। मान लें कि ये गोला है और इस गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ये जो B है, इस B की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। हालांकि इस फिगर में नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। आप सोचें, यदि इस गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसके 8 सेंटीमीटर, तो इनका जो शेप होगा, इनका जो आकार होगा, वो इनकी दूरी की तुलना में बड़ा है। अब यदि इन पर कोई आवेश होगा, मान लें Q1 और यहाँ पे आवेश Q2 हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल हम इस सूत्र से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो कूलाम का नियम है, वो कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। किन के लिए मान्य होता है? बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि साइज हम बड़ा कर लेंगे उनके बीच की दूरी की तुलना में, तो जो एक्चुअल में बल लगता है आवेशों के बीच, वो बल इस फार्मूले के अनुसार नहीं लगता है। तो हम ये बिल्कुल कहेंगे कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ वैलिड है। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए। तो ये कूलाम के नियम का एक लिमिटेशंस भी हो गया। अच्छा, हम ये भी कहते हैं कि नाभिक के भीतर लार्ज अमाउंट में, काफी पर्याप्त मात्रा में प्रोटॉन होते हैं। यदि हम ये सपोज करें कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 112 है थोड़ी देर के लिए, तो इसके नाभिक में 112 प्रोटॉन होंगे। 112 प्रोटॉन होंगे। अब आप सोचें, 112 प्रोटॉन पे धनावेश होता है, एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, और यदि कूलाम के नियम के अनुसार वहां पे प्रतिकर्षण हो, तो फिर हम ये कहेंगे वो नाभिक प्रतिकर्षण इतना ज्यादा रहेगा, वो नाभिक टूट जाएगा। नाभिक टूटे का मतलब ये होता है कि पदार्थ का औचित्य खत्म, पदार्थ का अस्तित्व खत्म। लेकिन ऐसा है नहीं, पदार्थ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलाम का नियम है वो नाभिक के भीतर भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी नॉट वैलिड, या फिर वैध नहीं है। इनके भीतर, नाभिक के भीतर, क्योंकि यदि वैध होता तो नाभिक टूट जाता। तो ये कूलाम के नियम का दूसरा भी लिमिटेशंस है। तो जो नाभिक का साइज होता है वो कहते हैं 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। तो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या फिर उससे कम अगर दूरी पर दो चार्ज है, तो वहां पे भी कूलाम का नियम वैलिड नहीं होता है। तो ये हो गया कूलाम के नियम का गणितीय समीकरण। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होगा? अगर बिंदु आवेश नहीं होगा तो वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर वो आपका नाभिक के साइज में, अगर हम लोग उनकी बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी वो कम कर लें, नाभिक के भीतर की जो साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर, उतना कर ले, तो वहां पे भी कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये कूलाम के नियम का दो लिमिटेशंस है। और थोड़ी बात हम और करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये जो बल है, ये बल दो आवेशों के बीच 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज कब होता है ये भी जानना चाहिए मुझे। यदि मान लेते हैं ये अपना Q1 आवेश है और ये अपना Q2 आवेश है, इनके बीच पूरे स्थान पे कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए? परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, तो हम ये पाते हैं बेटा, वो जो फोर्स इनके बीच लगता है आवेशों के कारण, वो फोर्स F इज इक्वल टू ये आपका 1/4πε0
और यहाँ बगल में एक कांस्टेंट k आता है और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये बल का नया सूत्र होगा, ये कब लगाएंगे? जब आवेशों के बीच पूरे स्थान पे कोई माध्यम रख दिया जाए। तो ये जो बेटा यहाँ पे हम k ला रहे हैं, इस k को बोलते हैं माध्यम का, जो प्रावैद्युत माध्यम प्रवेश कराएंगे उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। क्या बोलेंगे? माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पे k नहीं है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे भी k है, लेकिन उस k का मान 1 है। तो ये जो फोर्स हमने निकाला वो एक्चुअल में दो आवेशों के बीच जब वायु रहेगा पूरे स्थान में तो ये फोर्स का फार्मूला लगेगा, और फिर हम ये कहेंगे कि k बराबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हम ये भी कहेंगे कि वायु के लिए जो k की वैल्यू होती है, वायु के लिए k की वैल्यू वो बराबर 1 होती है। बाकी अन्य सभी माध्यमों के लिए k की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि फोर्स क्या होता है? घटता है। और हम ये भी पाते हैं कि यदि आवेशों के बीच ये Q1 है और ये अपना Q2 है और इनके बीच हम पूरे स्थान में कोई धातु की प्लेट रख दें तो वहां पे जो बल लगता है कूलम बल, वो आपका F = 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स 0 हुआ तो ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका F 0 हो गया। और हम ये जान सकते हैं, हम ये जानते हैं कि k की वैल्यू इतना ज़्यादा कब होगी, वो k की वैल्यू क्या होगी? तो हम कहेंगे कि k की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट होगी तभी ये फोर्स 0 आएगा। तो हम ये कहते हैं कि धातुओं के लिए k का मान क्या होता है? अनंत होता है। ये कूलम का नियम था और ये भी आपने दो लिमिटेशंस जाना हुआ है। थोड़ा बात मैं और करना चाहूँगा कि कूलम के नियम की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है। अच्छा, उस समस्या को जानने से पहले मुझे आप ये बताइए कि यदि ये आवेश Q1 है और इसके अभी चारों तरफ पहले कोई आवेश नहीं रखा हुआ है, तो ये Q1 क्या अन्य आवेशों पे बल लगाएगा? आप कहेंगे सर जी नहीं लगाएगा, बल नहीं लगाएगा। अब भाई आवेश पे ही बल लगाएगा, जब आवेश नहीं है तो बल भी तो नहीं लगाएगा ना। अच्छा, यदि हम यहाँ पे एक छोटा सा आवेश और छोटे से आवेश को, अगर यदि इसकी तुलना बहुत छोटा है तो हम उससे बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। यदि अब इस Q0 को, इस Q0 भी कहेंगे, अगर इस Q0 को मैंने यहाँ पे रख दिया है तो हम ये पाएंगे कि अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो एक बात मुझे बताएं, चार्ज एक मौलिक गुणधर्म होता है और उस मौलिक गुणधर्म के कारण ये अट्रैक्शन और रिपल्सन की घटनाएं होती हैं। अब मैं थोड़ा सा बात यदि आपसे करूं कि मेरे अंदर एक गुण है और वो गुण ये है कि मैं जब कोई अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन देखता हूं तो मैं बहुत जल्दी आकर्षित होता हूं, मैं उसे खींचने का प्रयास करता हूं। आप समझे? यदि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मेरे आसपास में कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं है, थाली में नहीं रखा गया है, तो बताओ हम उसको आकर्षित करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जैसे रखा जाएगा हमारा आकर्षण शुरू हो जाएगा। तो एक बात हम ये जरूर कह सकते हैं कि जब आपने भोजन रखा, उस भोजन की वहां होने की सूचना मेरे तक पहुंचेगी, तभी मैं फोर्स लगाऊंगा। तो ऐसे ही यदि हम ये कहें कि ये चार्ज अपना Q1 और इसके चारों तरफ अभी कोई चार्ज नहीं है, तो ये Q1 किस पे बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। जैसे ये चार्ज Q0 यहाँ पे रखेंगे तो ये Q1 इस Q0 पे बल लगाना शुरू कर देगा। यानी ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर इस Q0 के होने की सूचना इस Q1 तक पहुंच गई है। ठीक है, अब आप बात समझे। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कूलम के नियम का, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। हालांकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी कूलम नियम यदि हम पढ़ रहे हैं, चूंकि हमें आगे वैद्युत क्षेत्र की कहानी आपको समझानी है, तो उसके बिना तो नहीं समझ सकते। ये तो थ्योरम साइटन है। तो समझे, ये Q1 है और यहाँ पे Q0 है, फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि इस Q0 के होने की सूचना इसके तक पहुंच गई है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि कोई भी सूचना प्रकाश की स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कोई भी सूचना प्रकाश की स्पीड से फास्ट नहीं चल सकती है। कोई भी सूचना प्रकाश के स्पीड से फास्ट नहीं चल सकती है। अब आप बताएं मुझे, यदि हम इसी चार्ज Q1 को एक क्रिटिकल कंडीशन की बात करना चाह रहे हैं, इस Q1 को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ टाइम से रखा हुआ है, और इसके बाद मैंने इससे एक लाइट ईयर दूर, यानी एक लाइट ईयर का मतलब होता है बेटा एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर दूर मैंने एक बिंदु ये P एज्यूम किया है, माना हुआ है। ये बिंदु P है और ये इस Q1 से एक लाइट ईयर दूर है, यानी एक प्रकाश वर्ष दूर है। और अभी इस चार्ज Q1 को हम यहाँ पे रख रहे हैं।
अभी अभी तुरंत हम रख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, ये चार्ज तुरंत रखे हैं, तो क्या इस चार्ज अभी यहाँ पे कोई इस बिंदु P पर कोई बाहर चार्ज तो नहीं है? अगर कोई बाहर चार्ज नहीं तो Q1 फोर्स नहीं लगाएगा। अब इस चार्ज से 1 लाइट ईयर दूर मैंने एक बिंदु P एज्यूम किया हुआ है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 1 प्रकाश वर्ष, और 1 प्रकाश वर्ष का मतलब ये होता है कि प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी चलेगी, प्रकाश 1 वर्ष में जितना दूरी चलेगी उसे हम लोग बोलेंगे 1 प्रकाश वर्ष। और अभी मैं ये कह रहा हूं कि प्रकाश से फास्ट कोई चीज नहीं चल सकता। आप मुझे बताएं, यदि आज के ही डेट में मैंने ये चार्ज Q1 रखा हुआ है और आज के ही डेट में मैं यहाँ पे एक चार्ज Q0 रख रहा हूं, तो आप मुझे बताएं क्या ये Q1 इस Q0 पे बल लगाना शुरू कर देगा? हम कहेंगे नहीं। तो मैं नहीं क्यों कह रहा हूं? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैं ये चार्ज Q0 यहाँ पे रखूंगा तो इस चार्ज के होने की सूचना यहां तक 1 साल के बाद पहुंचेगी, क्योंकि ये 1 लाइट ईयर दूर है। जब प्रकाश यहां से चलने में 1 साल लगाएगा तो भाई इस चार्ज के होने की सूचना तो 1 साल के बाद लगेगी। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब कि ये चार्ज Q0 पे फोर्स अभी 1 साल तक ये नहीं लगाएगा, 1 साल के बाद लगाएगा। और वो जो फोर्स लगेगा वो 1 साल के बाद F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज अपना Q1 और ये अपना Q0, और भाई इनके बीच की दूरी 1 लाइट ईयर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। अब आप सोचें क्या ये कूलाम का नियम गलत हो गया? ये 1 साल तक वैलिड नहीं हो रहा है। तो इस क्रिटिकल कंडीशन के लिए हम ये कहेंगे कि ये कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कूलाम का नियम तो तुरंत रखने पर आवेश के बीच बल भी तो तुरंत लगना चाहिए। इसका मतलब कूलाम के नियम में कुछ चीजें मुझे ऐड और करनी चाहिए, और ऐड मुझे ये करना बेटा, जो हम ये कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बल लगाता है, शायद ये चीजें सही नहीं है। तो सही क्या है वो हम जानने का प्रयास करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और वो हमारा शुरुआत होगा वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में हम ये आपको समझाना चाहेंगे, कुछ लाइंस बनती हैं और वो लाइंस फोर्स लगाती हैं, ना कि चार्ज फोर्स लगाता है। तो ये चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। तो ये चीज़ें आप जाने कि कूलाम के नियम का एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर हम इस चार्ज को यहाँ से 1 साल के बाद, जो कि बल इतना लग रहा है, अगर हम इस चार्ज Q0 को उठा के यहाँ पे लाके कर दिए और इनके बीच की दूरी 1-2 किलोमीटर मैंने चेंज कर दिया है, तो भाई कूलाम के नियम से दूरी घटेगी, जो कि बल हम यही समझाते हैं कि बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दूरी अगर घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन जब इस चार्ज को यहाँ से हम इतना डिस्प्लेस कर देंगे तो इसके यहाँ तक पहुँच जाने की सूचना अब ये भी यहाँ पे 1 साल के बाद लगी, क्योंकि ये 1 लाइट ईयर में थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 साल के बाद ये फोर्स आपका चेंज होगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कूलाम के नियम की वो तो यही है कि यह नियम का मतलब बेटा कूलाम का नियम, यह नियम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और ना करने का कारण बेटा ये है कि हमने ये माना है कि चार्ज फोर्स लगाता है। एक्चुअल में चार्ज की जो लाइंस होती हैं वो लाइंस फोर्स लगाती हैं, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहा कि जो कूलाम का नियम होगा वो कूलाम का नियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। उसमें मुझे एक चीज़ और शामिल करना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र, और वो चीज़ यहाँ से निकलती है एक नई कहानी वैद्युत क्षेत्र की, वो हम आगे की वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो कूलाम के नियम का फार्मूला ये होता है, और इस फार्मूले में हम ये भी कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाता है। यानी न्यूटन के तृतीय नियम का ये अनुसरण करते हैं। और ये भी कहते हैं कि ये जो फार्मूला ये सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है, और साथ में नाभिक के भीतर अगर मतलब उनकी जो दूरी होती है अगर वो 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो वहाँ पे भी ये कूलाम का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। और यदि चार्ज के भीतर कोई माध्यम लेके आते हैं तो वहाँ पे जो फोर्स का फार्मूला बनता है वो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये भी मैंने कह दिया। ये होगा फोर्स आपका घटेगा। धातुओं के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। वायु के लिए K की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आप किसी प्रवैद्युत माध्यम के प्रवैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो हम आपसे कहेंगे अगर आपको किसी
माध्यम में बल को लिखना है तो भाई आप Fm मीडियम में जो फोर्स लगने वाला है चार्ज के बीच में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे साथ में K, और जो एयर में लगने वाला है Fa ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस Fa में Fm से भाग लगा लें, यानी ये इक्वेशन सेकंड कह लें और ये इक्वेशन फर्स्ट कह लें, तो Fa में Fm से भाग लगाने पर ये बताइए Fa की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और Fm की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और साथ में यहाँ पे K। ये सारा टर्म आपका कैंसिल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये Q ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि K बराबर आएगा Fa बटा Fm। तो K क्या है बेटा, जो माध्यम हम प्रवेश कराएंगे उसका एक कांस्टेंट, उसका एक नियतांक, जिसे हम कहना चाहेंगे प्रवैद्युत माध्यम का प्रवैद्युतांक। तो परिभाषा अगर मुझे बताना हो, बनाना हो, तुम कैसे बनाएंगे, दो बिंदु आवेशों के बीच वायु में लगने वाले बल और उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच किसी प्रवैद्युत माध्यम को प्रवेश करा देने पर लगने वाले बल Fm के अनुपात को प्रवेश कराए गए माध्यम का प्रवैद्युतांक कहते हैं, यानी Fa बटा Fm इज इक्वल टू K। तो आज के इस लेक्चर में बस हम इतना ही बातें करेंगे और हम एक नए लेक्चर में एक नया टर्म विद्युत क्षेत्र की संकल्पना ये लेके प्रस्तुत होंगे। तो हमें उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर में। धन्यवाद।